गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 8 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल्स जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 जून के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, सी आंसर सही है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसे WHO के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसे पहली बार 7 जून 2019 में मनाया गया। ठीक है, उद्देश्य है लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना। और इस साल इसकी थीम 2019 की ही थीम को रखा गया है। ठीक है, इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या है थीम? क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इसकी थीम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही बता दें कि इम्पॉर्टेंस डे कौन कौन सा है। अभी जून में जितने भी इम्पॉर्टेंस डे है कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, साथ ही वैश्विक अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाएगी। 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन बनाया गया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी प्रकृति के लिए समय। ये तो था इम्पोर्टेंस डे जो जून में हाल ही में मनाया गया। ठीक है, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज BC6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज 6 BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु हरे रंग के स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया। देश में BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को 1 सेंटीमीटर का हरा स्टिकर लगाना होगा। सरकार ने ऐसे वाहनों पर हरे स्टिकर को अनिवार्य कर दिया है और यह आदेश 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 से यह जो आदेश है, मतलब BS6 उत्सर्जन वाले जो वाहन हैं उनमें हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा 1 सेंटीमीटर तक का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ऑनलाइन आयोजन से चर्चा में रहे ऑनलाइन नमीशा 2020 क्या है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, वर्चुअल कला प्रदर्शनी है। ऑनलाइन आयोजन चर्चा में रहे ऑनलाइन नमीशा 2020 है वर्चुअल कला प्रदर्शनी। ओके, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नमीशा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की और इस ऑनलाइन नमीशा 2020 कार्यक्रम में 8 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और ये 4 कार्यशालाओं के शीर्षक है चित्रकला कार्यशाला, मूर्तिकला का कार्यशाला और प्रिंट मेकिंग और इंद्रजाल द मैजिक ऑफ आर्ट। इन 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। कब से? 8 जून से 3 जुलाई तक यह आयोजन होगा, 4 स्टेज में होगा। ठीक है, और ऑनलाइन नमीशा 2020 का मतलब है ये जो वर्चुअल कला प्रदर्शनी है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही हुई है, कोरोना वायरस काफ़ी हद तक फैला हुआ है, इसलिए इस वर्चुअल कला प्रदर्शनी का रखा गया है 8 जून से 3 जुलाई तक 2020 तक होगा और इसमें चित्रकला कार्यशाला, मूर्तिकला कार्यशाला, प्रिंट मेकिंग और इंद्रजाल द मैजिक ऑफ आर्ट इस 4 प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक है श्री अद्वैत चरण गणनायक। ठीक है, इतना याद रखें। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? वह राज्य है, सी आंसर सही है हमारा, कर्नाटका राज्य ने बारिश और बाढ़ में पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप बनाया है और इस ऐप के जरिए लोगों को आसानी से मौसम संबंधित जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, और कर्नाटका राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने बारिश और मौसम के बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए बेंगलुरु मेघा संदेश और वरुण मित्र के लिए 2 समर्पित डिजिटल
समाधान तैयार किया है। ठीक है, क्या क्या ऐप लॉन्च किया है? मेघा संदेश और वरुण मित्र नाम का एक बनाया है, इस ऐप को बनाया है। और आपदा निगरानी विभाग ने प्रोजेक्ट अर्बन फ्लड मॉडल के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर यह ऐप को बनाया है। किसने बनाया है? आपदा निगरानी विभाग ने प्रोजेक्ट अर्बन फ्लड मॉडल के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इस ऐप को बनाया है। कौन सा ऐप है? मेघा संदेश और वरुण ऐप को बनाया है। और बारिश और बाढ़ को जो पूर्वानुमान है इसके लिए इस मेघा और संदेश और वरुण ऐप को बनाया है। साथ ही बता दें कि मैसूर कर्नाटक स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित किया था हाल ही में। और साथ ही कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने एक बस को मोबाइल बुखार क्लिनिक में भी परिवर्तित कर दिया। और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किसानों, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए का एक पैकेज की घोषणा की थी कर्नाटक राज्य सरकार ने। और नैकर सम्मान योजना के तहत बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, कर्नाटक सरकार। और भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक को मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बेंगलुरु ने श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता और जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम की भी शुरुआत की कर्नाटक सरकार ने। ये हो गया बेंगलुरु कर्नाटक से। और साथ ही बता दें कि सभी नागरिकों के लिए स्टेट हेल्थ रजिस्टर परियोजना की शुरुआत हुई कर्नाटक राज्य में। ओके, ये तो था कर्नाटक राज्य से बारे में। और साथ ही बता दें कि कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। राज्यपाल है वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कुछ स्टैटिक डिटेल है, आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 19 जून को कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगी? ठीक है, इसका आंसर है B आंसर सही है हमारा 18 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा 19 जून को। साथ ही बता दें कि भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 18 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव अब 19 जून 2020 के होगा। यह जो चुनाव है वो पहले 26 मार्च को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह स्थगित हो गया था। अब यह 19 जून 2020 को होगा। अब चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करती है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन करती है। कौन? चुनाव आयोग। ठीक, और इसके साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। ठीक है, और चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। ठीक, इतना याद रखिएगा। और इसके साथ बता दें कि निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी IS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में चुना जाता है। और साथ ही इनके सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा सीटों के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। साथ ही बता दें कि ये जो 18 जून को जितनी भी 18 राज्यसभा सीटों के चुनाव होगा। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देशों के द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया है? ठीक है, इसका आंसर है A आंसर सही है 8 देशों के द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया गया है। और ये 8 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद के सदस्य शामिल हैं इस 8 देशों में। और अमेरिका समेत 8 देशों ने चीन की ताकत को वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए खतरा मानते हुए इस इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना अलायंस बनाया है। ठीक है, और इस अलायंस का मकसद है चीन से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से रणनीति बनाकर सहयोग के साथ उचित प्रक्रिया देना। और चीन के आलोचक और अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी में सीनेटर मार्को रूबिया
IPAS ने सह अध्यक्षों में से एक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कितने 8 देश शामिल हैं चीन पर नजर रखने के लिए। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया गया है। ठीक है, ये 8 देश मिलकर, और 8 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण किस देश ने अपने एक क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की? वह देश है, डी आंसर सही है हमारा, रूस। ठीक है, रूस ने लगभग 20,000 टन की डीजल ईंधन बहने के कारण अपने देश में एक क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा की, और यह फैसला एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र में लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया गया है। ठीक है, और यह जो घटना है नोरिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई, और जो मॉस्को से 2900 किलोमीटर दूर है। और ईंधन को अंबार नया नदी से मिलने से रोकने हेतु अवरोधक लगाए गए हैं। नदी में एक झील निकलती है जो आगे चलकर एक नदी में मिल जाती है। ठीक है, और यह नदी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की तरफ जाती है। ठीक है, ओके, ये और काफ़ी एक ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र में लगभग 20,000 टन डीजल बह गया। ठीक, और इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने उस क्षेत्र में आपातकाल घोषणा कर दिया। साथ ही बता दें कि रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में किस की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने जींस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? उनका नाम है, सी आंसर सही है हमारा, अशोक दलवानी। अशोक दलवानी की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जींस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। ठीक है, और ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सीबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। मुख्यालय है मुंबई, और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयोग की समीक्षा और स्वास्थ्य व पोषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? इनका नाम है, डी आंसर सही है हमारा, जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किस लिए? सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृ प्रवेश आयु की समीक्षा और स्वास्थ्य पोषण की निगरानी करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की गठन किया है। और पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय टास्क फोर्स विवाह और मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगा, और टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगा। साथ ही बता दें कि मातृत्व प्रवेश आयु समीक्षा से संकेत मिलता है कि एक बार फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है, जो कि अभी 18 वर्ष है। साथ, ठीक है, और यह टास्क फोर्स विवाह मातृत्व आयु पर विचार करने के साथ मां के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में, गर्भावस्था, जन्म और उसके बाद नवजात के सेहत के पहलू पर भी विचार करेगी। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात आदि के साथ स्वास्थ्य और पोषण आदि, इन सब के बारे में इस जो टास्क फोर्स है उसकी रिपोर्ट देगी। और साथ ही बता देते हैं कि विमल जुल्का के बारे में जान लेते हैं। फिल्म गतिविधियों से संबंधित संस्थानों के युक्तिकरण और व्यवसायीकरण के लिए समितियों को श्री विमल जुल्का के अधीन नियुक्त किया गया है। ठीक है, और राजेश भूषण के बारे में जान लेते हैं। राजेश भूषण जी ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के सुधार हेतु 11 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बने हैं राजेश भूषण जी। और संजीव पुरी कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन संजीव पुरी की अध्यक्षता में होगी। ठीक है, ये तीनों को भी याद रखिएगा। और जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें सरकार ने मातृ मृत्यु दर और कम करने और उनके उद्देश्य से मातृ प्रवेश आयु की समीक्षा और स्वास्थ्य के पोषण के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया। चलिए इतना याद रखिए। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने 500 करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई।
और भारतीय रिजर्व बैंक में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की। इस फंड में से टियर 3 से लेकर टियर 6 तक केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, इसमें डिजिटल तरीके से भुगतान किया जाता है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक यह फंड 500 करोड़ रुपए का होगा और आरबीआई ने 250 करोड़ रुपए के शुरुआती योगदान के साथ इसे शुरू करेगी। ठीक, अब साथ ही बता दें कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, और 1935 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय था कोलकाता। ठीक, और बाद में 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे ओसबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख और प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, और आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये तो है आरबीआई के बारे में, इतनी सारी चीज़ें याद रखेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट शॉर्ट रेंज आउटलुक के अनुसार देश की इस्पात मांग में 2020 में कितने प्रतिशत की तीव्र गिरावट का अनुमान लगाया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 18% के गिरावट का अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट शॉर्ट रेंज आउटलुक के अनुसार देश में इस्पात मांग में 2020 में 18% की तीव्र गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 4.92% की गिरावट हुई। ठीक है, वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण 4.92% गिरकर 12.33 लाख करोड़ रुपये रहा। ठीक है, इसकी प्रमुख वजह है कारपोरेट कर की दरों में कटौती, मानक कटौती और व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाया जाना है। ठीक है, जिसकी वजह से 2019-20 के लिए वास्तविक कर संग्रह 12,33,720 करोड़ रुपये रहा। ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है FSSAI की तरफ से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वह राज्य है डी आंसर सही है गुजरात। गुजरात राज्य ने FSSAI की तरफ से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और साथ ही बता दें कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र उसके बाद दूसरे, तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। और साथ ही बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर में है और जो सबसे छोटे राज्यों की लिस्ट में है फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे छोटे राज्य में गोवा सबसे ऊपर है। ठीक है, जो FSSAI की तरफ से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है गुजरात, दूसरे में है तमिलनाडु, तीसरे में है महाराष्ट्र। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में है चंडीगढ़ सब टॉप पे है और सबसे छोटे राज्यों में लिस्ट में है गोवा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि जो FSSAI, ठीक है, FSSAI का फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, FSSAI का फुल फॉर्म है। ठीक, और हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था अरुण सिंघल जी को। ठीक, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में और इसकी राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, प्रधानमंत्री है विजय रूपाणी और चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमर हायर एजुकेशन ने इस साल की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा कर दी है। भारत की कितनी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी टॉप 100 में जगह बना पाए? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 8 यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बना पाया है। इंडिया से टोटल 56 यूनिवर्सिटी ने, कितना 56 यूनिवर्सिटी ने अपने नाम दिया था इस प्रोग्राम में, जिसमें से 8 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया गया है। 100 में 8 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया गया है। और जो सबसे अच्छी रैंक किसने हासिल की थी?
IISc ने, ठीक है, IISc ने 36 रैंक हासिल किया। बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो बेंगलुरु में सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए 36 रैंक हासिल किया, ठीक है। और IIT रोपड़ ने कितना, कौन सा स्थान मिला है इसको, 47 स्थान पर है IIT रोपड़। IIT इंदौर को 55 रैंक मिला और IIT खड़गपुर को 59 रैंक मिला है, ठीक है। साथ ही बता दें कि जो IIT दिल्ली की रैंक 57 है, IIT मुंबई की रैंक है IIT दिल्ली की रैंक है 67 और IIT मुंबई की रैंक है 69 और IIT रुकड़ी का स्थान है 83 स्थान पर है, ठीक है। ये ये 8 इंस्टीट्यूट है जिनका एशियर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बना पाया है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, भारत AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी किस वर्ष करेगा? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा, 2022 में करेगा। भारत AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी 2022 में करेगा और साथ ही इसमें 12 टीमें भाग लेंगी, कितने, और ये एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार अब 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। इसमें टोटल 12 टीम भाग लेगी। पिछले चरण में 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसे बढ़ाकर अब 12 टीम कर दिया गया है, ठीक है। और भारत में बतौर मेजबान सीधे क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर काम करेगा और भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी की थी, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि जो AFC की महासचिव है दाटो विंडरसन जॉन और वर्तमान चैंपियन है जापान महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, ठीक। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और टीमों की संख्या है 12। चलिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। और साथ ही बता दें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। किसकी स्थापना हुई थी? 23 जून 1937 में और मुख्यालय है दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। DLFF लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, इसका आंसर है राजीव सिंह। बी आंसर सही है, राजीव सिंह को DLFF लिमिटेड के नए अध्यक्ष को चुना गया। और ये हैं राजीव सिंह। राजीव सिंह दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं और इस पद पर उन्होंने कुशल पाल सिंह का स्थान लिया। ठीक, इसके साथ ही बता दें कि DLF लिमिटेड गुरुग्राम स्थित एक व्यावसायिक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में चौधरी राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। ओके, इतना याद रखेगा। और साथ ही बता दें कि नीरज धवन यस बैंक के चीफ रिस्क अफसर के पद पर नियुक्त हैं। कौन? नीरज धवन जी को। और जो जुबैर इकबाल हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने जुबैर इकबाल जी। और अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और DLF के लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं, DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव सिंह। ठीक, ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि हाल ही में जून माह की जितनी नियुक्तियां हुई हैं उनकी डिटेल्स आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किस भारतीय को लियोनार्डो दा विंची का खिताब दिया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, वाजिद खान को। वाजिद खान को फोर्ब्स इंडिया पत्रिका में लियोनार्डो दा विंची का खिताब दिया है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर के वाजिद खान ने कबाड़ से बेजोड़ का कलाकृति बनाने के लिए फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने लियोनार्डो दा विंची का खिताब दिया। ठीक है, किसे? वाजिद खान को, जो MP से हैं। और साथ ही बता दें कि लियोनार्डो दा विंची इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीत तज्ञ, कुशल यांत्रिक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके नाम पर यह लियोनार्डो दा विंची का खिताब दिया जाता है और MP के वाजिद खान को यह फोर्ब्स इंडिया पत्रिका के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हैं वाजिद खान जिन्हें लियोनार्डो दा विंची का खिताब दिया गया। ठीक, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मारवाह जी का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से दिया गया था? ठीक है, उन्हें सी आंसर सही है 1989 में, 1989 में पद्मश्री दिया गया था। किसे? वेद मारवाह जी को, जिनका हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1989 में पद्मश्री दिया गया था। ये हैं वेद मारवाह जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वेद प्रकाश मारवाह एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे और उन्होंने पुलिस आयुक्त दिल्ली के रूप में कार्य किया और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक भी बने। और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वेद प्रकाश मारवाह जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और साथ ही बता दें 1989 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये तो था आज 8 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।